जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, आने दो सबको। ओके गाइस, तो 5 मिनट में हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए प्लीज़ जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, और जो लोग लाइव पे बने हुए हैं जाना मत छोड़ के, पूरा सेशन हमें कंप्लीट करना है। साथ में सबको बने रहना है क्योंकि आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, मैं सितारगंज उत्तराखंड रहता हूँ, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? आपके सेंटर किधर है? यस बेटा, आप आ सकते हो। ये हल्द्वानी ऊंचा पुल में है। आप हमारी साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, और आप वेदलॉजी के हॉस्टल को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है न्यू सेशन से, तो आप यहाँ पे आके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाय गाइस, जल्दी जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाओ। हाय मैम, माय नेम इज़ कविश। हाय कविश। हेलो दीपक। हेलो हेलो। जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। माय नेम इज़ प्रत्यक्ष। हाय प्रत्यक्ष। ओके, आप सितारगंज से हैं। और जिस टाइम पे हमारी क्लास चलेगी तब कोई भी यहाँ पे बीच में बात नहीं करेगा, सबको सिर्फ आंसर करने हैं। हॉस्टल फैसिलिटी बेटा अभी स्टार्ट होने वाली है, तो आप हमारे जो यहाँ पे आपको नीचे कॉन्टेक्ट नंबर्स दिख रहे हैं इस पे भी कॉल कर सकते हैं, और आप वेदलॉजी के चैनल को सर्च करके यूट्यूब पे वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गूगल पे भी आप वेदलॉजी.com करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। हाय नविका। गाइस जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, 3 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हाय हर्षित। हेलो हार्दिक। हाँ बेटा, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लूंगी मैं उसका नाम लूंगी जो सैनिक स्कूल में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा और यहाँ पे आके बताएगा कि उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उसका नाम लेंगे हम लोग अब। गाइस जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सब लोग, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ में सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना नहीं है, पढ़ना भी है, इसे लर्न करना है और नोट्स बना के अपने पास रखने हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, आप एग्ज़ाम क्लियर करो और घर पे बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अब बहुत कम दिन रह गए हैं हमारे पास। अपने जितने भी आपके नोट्स हैं आपके पास, आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपकी जितना भी रिवीजन टाइम है उसे फुल तरीके से आप अच्छे से अपने रिवीजन पे लगाओ और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करके फिर हमें बताओ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और जो भी अभी यहाँ पे लाइव हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। वेरी गुड बेटा, आपके भाई का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय भरत। ओके मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। 17 ओके, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी 30 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपनी नोटबुक को, अपनी पेन को लेके साथ में बैठना है और सारे आंसर्स आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे देने हैं, और कोई भी बीच में फालतू बात नहीं करेगा, सिर्फ आंसर करेंगे, अपने पढ़ने पे ध्यान देंगे। अभी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव? इंडिया के पास कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं पूछा है, ठीक है।
तो इंडिया में टोटल, हमारी कंट्री के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। किस किस का आंसर ऑप्शन नंबर बी है? फटाफट से कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द शाका कैलेंडर? शाका कैलेंडर क्या है यहाँ पे? शाका कैलेंडर है इंडिया का नेशनल कैलेंडर, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखेंगे कि नेशनल कैलेंडर, ठीक है, शाका कैलेंडर नेशनल कैलेंडर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पूछा है हु इन्वेंटेड द शाका कैलेंडर, तो शाका कैलेंडर किसने इन्वेंट किया है? किंग अशोका, किंग कनिष्का, किंग अकबर और किंग हर्षा। तो ये हमने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में भी हमने देखा था, ये पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, किंग कनिष्का इसका करेक्ट आंसर है। शाका कैलेंडर किसने यहाँ पे इन्वेंट किया है? किंग कनिष्का ने। और यहाँ पे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और आता है कि शाका कैलेंडर को किसने इन्वेंट किया। ये तो हो गया किंग कनिष्का, ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है कि फर्स्ट मंथ या फिर शाका कैलेंडर के 12 मंथ्स आपको याद होने चाहिए। अगर फर्स्ट मंथ की हम बात करते हैं तो सबसे पहला मंथ क्या होता है शाका कैलेंडर का? चैत्र होता है। और लास्ट मंथ यहाँ पे होता है फाल्गुना, ठीक है। इसके अलावा बीच में जितने भी मंथ्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ शाका कैलेंडर, लास्ट मंथ ऑफ शाका कैलेंडर, या कोई सा भी बीच का एक मंथ पूछ लेगा, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से मुझे बताओ कि क्या है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, वाइट कलर जो हमारे नेशनल फ्लैग में, तिरंगे में वाइट कलर होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है, पीस एंड ट्रूथ, या फिर प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, या नन ऑफ दीज? इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है शाका कैलेंडर, सॉरी वाइट कलर जो है नेशनल कैलेंडर में? ये मुझे ऑप्शन आप फटाफट से बताओ। ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बच्चों का आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर बी, पीस एंड ट्रूथ। वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है? पीस एंड ट्रूथ, ठीक है। जो हमारा वाइट कलर है वो पीस एंड ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। सैक्रिफाइस को ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ ये हमारा जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से बुद्धा से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था, बुद्धा का बर्थ कहाँ पे हुआ था, डेथ कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से ट्री के अंडर बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि क्या है। बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है, मैंगो ट्री है और नीम ट्री है। यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पीपल ट्री। वेरी गुड, सबका आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी पीपल ट्री, ठीक है। तो बुद्धा को एनलाइटमेंट कहाँ मिली थी? पीपल ट्री के अंडर। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म रिलीजन में पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर की बात करते हैं हम। टोटल कितने तीर्थंकर्स हैं यहाँ पे? 21। उसमें से सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। और महावीरा, लॉर्ड महावीरा क्या है? फाउंडर है जैनिज्म के। ही इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म रिलीजन। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर इज अ प्लेस वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? कौन से रिलीजन में अग्नि मंदिर जो है वर्शिप प्लेस है, पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। कौन से रिलीजन में, इनमें से कौन से रिलीजन में अग्नि मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं हम? फायर टेम्पल भी कहते हैं, यहाँ पे फायर टेम्पल भी बोला जाता है। तो ये कौन से रिलीजन का वर्शिप प्लेस है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ताओइज्म है, बुद्धिज़्म है, पारसी रिलीजन है और जैनिज्म है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, नहीं, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। यस, जिसका भी आंसर सी है, पारसी रिलीजन, ज़ोरोएस्ट्रियज्म, उसमें होता है फायर टेम्पल, ठीक है। अग्नि मंदिर जो है पारसी रिलीजन का क्या है? होली प्लेस होती है, वर्शिप प्लेस होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, सोमनाथ टेम्पल इज नोन एज द,
डैश ज्योतिर्लिंगा। ओके, सबसे पहले तो टोटल कितने ज्योतिर्लिंगास हैं? 12 हैं। अब सोमनाथ टेम्पल इनमें से कौन से नंबर पे आता है? सोमनाथ टेम्पल कौन से नंबर पे ज्योतिर्लिंगा है? फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है और लास्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सी आ रहा है सबका। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सोमनाथ टेम्पल जो है फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा है, सबसे पहला ज्योतिर्लिंगा है सोमनाथ टेम्पल। ये कहाँ प्रेजेंट है? गुजरात में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? गुजरात। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाट्य शास्त्र इज एंशियंट टेक्स्ट। नाट्य शास्त्र एक एंशियंट टेक्स्ट है। इज एसोसिएटेड विद विच आर्ट फॉर्म? इनमें से यहाँ पे आपको 4 आर्ट फॉर्म दिए हैं, कौन से आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है नाट्य शास्त्र? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नहीं 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 बेटा, आंसर ऑप्शन ए नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डांस एंड ड्रामा। ठीक है, और ये किसने, नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? भारत मुनि। तो ये साथ में आप लोग नोट भी करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है, और साथ में जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ हम लिखते हैं तो उसे भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो नाट्य शास्त्र से रिलेटेड ही सेम चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स? क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया इन इंडिया बाय द संगीत नाटक अकेडमी। इंडिया में संगीत नाटक अकेडमी ने कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है? ठीक है, 2 टाइप के डांस फॉर्म होते हैं, एक होते हैं फोक डांस और दूसरे होते हैं आपके क्लासिकल डांस। तो यहाँ पे आपको पूछा है कितने हैं, टोटल कितने हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं? 8 हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। किसका ऑप्शन नंबर सी है? किस किसका? बेटा मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ूंगी तो फिर क्वेश्चंस कैसे कराऊंगी? आप लोग को आंसर करना है। मैं सबके देख रही हूँ आंसर किस किस का सही है, किसका गलत है। ठीक है, आंसर्स पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो और साथ में से नोट डाउन भी करो सब लोग। लावनी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? अब यहाँ पे फोक डांस की बात कर रहे हैं, तो फोक डांस जो होते हैं वो प्रॉपर हर एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा है कि लावनी यहाँ पे कौन से स्टेट का पॉपुलर फोक डांस है? बहुत सिंपल है, ये तो सबको ही आता होगा। इसका आंसर फटाफट से कमेंट करो, जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, केरला है या फिर बिहार है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है इसका? लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सी नहीं है, महाराष्ट्र। ठीक है, लावनी पूछा है तो लावनी करेक्ट आंसर है। कौन से स्टेट का फोक डांस है? महाराष्ट्र का। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द जननपीठ अवार्ड? जननपीठ अवार्ड जो है इंडिया का क्या है? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। लिटरेरी अवार्ड कौन से फील्ड में दिए जाते हैं? लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, राइटिंग के फील्ड में लिटरेरी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो जननपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। आपको पूछा है कि इसके पहले रिसिपिएंट कौन थे? सबसे पहली बार जो है जननपीठ अवार्ड किसको मिला था? यस, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जी शंकरा कुरूप। करेक्ट आंसर है जी शंकरा कुरूप। उनकी एक बुक थी ओडा कुजल, इसको भी साथ में नोट डाउन करना, जो कि कौन सी लैंग्वेज में है? मलयालम। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में उनको ये मिला है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, जननपीठ अवार्ड, पहली बार जी शंकरा कुरूप को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। आगे है विच अवार्ड प्रमोट्स चिल्ड्रेंस लिटरेचर इन 24 लैंग्वेजेस? यहाँ पे पूछा है कि बच्चों के जो राइटिंग है, बच्चों की राइटिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा अवार्ड जो है 24 लैंग्वेजेस में 24 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे दिया जाता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, जननपीठ अवार्ड, बाल साहित्य अवार्ड या फिर सरस्वती सम्मान? अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता ना, तो इसका तो आंसर हम वैसे क्वेश्चन को देख के, ऑप्शंस देख के ही समझ सकते हैं।
बाल साहित्य अवार्ड बच्चों की राइटिंग को प्रमोट करने के लिए साहित्य अकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 12th का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ द पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स की लोवेस्ट कैटेगरी पूछा है। 3 टाइप के पद्मा अवार्ड्स होते हैं। पद्मा अवार्ड क्या है? सिविलियन अवार्ड्स हैं ये, ठीक है। सिविलियन अवार्ड्स होते हैं पद्मा अवार्ड्स, और इसमें आपको लोवेस्ट कैटेगरी पूछे है पद्मा अवार्ड्स की। तो सबसे पहले है पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री इसका करेक्ट आंसर है। और पद्मा विभूषण, पद्मा सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे पद्मा विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। और सिविलियन अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो सिविलियन अवार्ड 4 होते हैं, उसमें से सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। उसके बाद बाकी के 3 आते हैं, जिसमें ये तीनों हैं जो कि सीरीज में ही लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाँ, सबका जो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बीच में कहीं पे, ये गलत है। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस, वैसे इंडिपेंडेंस में भी बहुत सारा वर्क किया है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल उनका रहा है, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया ये जो टाइटल है दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यस, वेरी गुड, जिसका आंसर ऑप्शन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुड बेटा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन 2015। प्लानिंग कमीशन को 2015 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस किया है, ठीक है। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी प्लानिंग कमीशन, इसको 2015 में सेबी ने रिप्लेस किया, नीति आयोग ने किया, या फिर NABARD ने, या RBI ने। तो करेक्ट आंसर है इसका नीति आयोग ने 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको याद कर लेंगे हम लोग। और साथ में जो नीति आयोग है, इसको क्या बोला जाता है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। थिंक टैंक ऑफ इंडिया, सही हो गया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। किस किस का ऑप्शन नंबर बी है? सबका ऑप्शन बी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 15 हो गया, 16 देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। तो आपको बोला है कि इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर है, और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स कहाँ पे है? टाटा थे, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं होमी जे भाभा, रामानुजन, विक्रम साराभाई या फिर आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसे भी साथ में नोट डाउन करेंगे। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसे सिर्फ देखना नहीं है,
अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड। आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी जल्दी से इसको कमेंट में बताओ मुझे, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? यस, 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके अलावा एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर, हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और नेवी डे कब मनाया जाता है? ये दो चीज़ें भी हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेवी डे सेलिब्रेशन होता है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है तीनों में से, आर्मी डे या फिर एयरफोर्स डे या नेवी डे, तो आपको तीनों ही याद होने ज़रूरी हैं, ठीक है। सब ये तीनों नोट डाउन कर लेना साथ में। आगे है हु वॉज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971। 1971 की इंडो पाक वॉर में आपको पूछा है कि आर्मी के चीफ कौन थे, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे उस समय पे? ऑप्शन नंबर ए है जनरल जयंतो नाथ चौधरी, या फिर जनरल सैम मानेकशॉ, या ऑप्शन नंबर सी जनरल वेद प्रकाश मलिक और जनरल रॉय बॉचर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, ठीक है, जनरल सैम मानेकशॉ। और जनरल सैम मानेकशॉ कौन है यहाँ पे? इसे भी नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी हमें नोट डाउन करना है कि जनरल सैम मानेकशॉ कौन है? फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। और फील्ड मार्शल इंडिया की, इंडियन आर्मी की रेयरेस्ट रैंक है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 2 ही लोग बने हैं, जनरल सैम मानेकशॉ और दूसरे कौन थे? KM करियप्पा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है 18 का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? आर्चरी, क्रिकेट, सॉकर और बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्चरी, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, सब लोग देख लेना इसे। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द प्लेग्राउंड फॉर बास्केटबॉल कॉल्ड। बास्केटबॉल के प्लेग्राउंड को क्या बोलते हैं? एरेना बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं और ग्राउंड बोलते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। किस किस का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है? अभी तक पहले क्वेश्चन में ही अटके हुए हैं, जल्दी जल्दी बेटा फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगता है जीके में। अगला है द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज नाउ रिनेम्ड एज। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब रिनेम कर दिया गया है किस अवार्ड के नाम से? भारत रत्न फॉर स्पोर्ट्स, या फिर ध्यानचंद अवार्ड, या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, या फिर अर्जुन अवार्ड। इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या होगा, जल्दी जल्दी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 21 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। तो ये भी हमें नोट डाउन करना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस टाइम पे करंट में इंडिया का हाईएस्ट क्या है? स्पोर्ट्स ऑनर है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, ऑप्शन नंबर ए अमेजन रिवर है, या फिर नाइल रिवर, या गंगा रिवर, या गोदावरी रिवर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या सही है? 22 आंसर बी पार्ट मानक, वेरी गुड मानक। 22 का आंसर बी है, नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर जो है करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज, पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और उनको नोबेल प्राइज कौन से फील्ड में मिला है? फ्रीडम फाइटिंग में। ये तो नोबेल प्राइज की कैटेगरी है ही नहीं। साइंस ये भी कैटेगरी नहीं है, लिटरेचर म्यूजिक ये भी कैटेगरी नहीं है। अगर आपको नोबेल प्राइज की कैटेगरी याद है तो आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लिटरेचर। लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर की बुक गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। फर्स्ट इंडियन है वो नोबेल प्राइज जीतने वाले। ठीक है, फॉर लिटरेचर ऑप्शन नंबर सी। यस, वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो फर्स्ट, अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट इंडियन तो पढ़ते ही नहीं है, वो क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जल्दी जल्दी में आंसर कुछ और कर देते हैं। तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि यहाँ पे पूछे फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। कई बार शॉर्ट में भी लिखा हुआ आता है सी राजागोपालाचारी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी डी डी, सबका डी आ रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका बी आ रहा है गलत है, आंसर देखने के बाद भी गलत कर रहा है कोई। द गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब इज लोकेटेड इन। ठीक है, गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब भी बोला जाता है, जो कि गुरुद्वारा है। ठीक है, बहुत फेमस, और ये सिखिज़म की होली प्लेस भी है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है पूछा आपको। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सीधे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हु इज़ रिफर्ड टू एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ। ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी से 27 का मुझे आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 27 आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर, हाँ मतलब ऑप्शन नंबर, वैसे सीरीज में सी ऑप्शन आ रहा है, बट वहाँ पे सामने बी भी लिखा हुआ है। एशिया, एशिया, हाँ, जिसका भी आंसर एशिया है सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? एशिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है? एशिया है। एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 48 कंट्रीज़। उनमें से एक क्या है? इंडिया भी है, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड पूछा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या फिर मोज़ाम्बिक। क्या होगा करेक्ट आंसर? लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर
बेटा पहले क्वेश्चन से अब इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत सारे बच्चे 27 में अटके हुए हैं अभी भी। एशिया हो गया एशिया। जल्दी, एग्जाम में इतना लेट नहीं करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी जिसका भी है, ग्रीनलैंड सही है। ग्रीनलैंड कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, याद रखना, भूलना मत और लिख लेना। याद ऐसे तो नहीं होगा, लिख के ही होगा, जब रिवाइज करोगे तब होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी? द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी के ऑथर कौन है पूछे? रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड और जीवी देसानी। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है और बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नहीं याद किया तो अभी भी 7 दिन है, याद कर लेना। अरे कौन है ये जो पीछे वाले क्वेश्चन में अटका हुआ है? आ जाओ आप 29 में। आर के नारायण, बहुत बढ़िया। आर के नारायण, ठीक है ठीक है ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आर के मतलब यहाँ पे बी है सीरीज में, बट आर के नारायण इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और है। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी के अलावा एक यहाँ पे बुक और है, मालगुड़ी डेज। कई बार द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी के जगह पे हु इज द ऑथर ऑफ मालगुड़ी डेज भी आता है। ठीक है, दोनों ही बुक के ऑथर कौन है? आर के नारायण है। तो याद रखना है, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे साथ में कि द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी एंड साथ में मालगुड़ी डेज, दोनों के ही ऑथर कौन है? आर के नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। द कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिजिड जोन इज? वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पूछा आपसे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा, एंटार्क्टिका होगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 30, कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। 30 का ऑप्शन नंबर बी। 30 का बी, बी सबका बी है। बहुत अच्छे, बी। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एंटार्क्टिका, बिल्कुल सही है। और ये वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, ये भी याद रखेंगे हम साथ में। तो ये हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, आपने नोट डाउन किया है साथ में, तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करना 100% है। और अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना।